कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर फिजुल है देखना कद आसमान का। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, खमागणी, राम राम साहब। मैं डीके सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, बिना किसी देरी के आज क्लास का आगाज करेंगे। जी हाँ, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। तो हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, और वो आज अपना जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा गुरुजी? आज अपने जो नया ग्लैंड वाला पार्ट रहेगा, ग्रंथियों वाला, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे गुरुजी ग्रंथियों से। ठीक है, बिना किसी देरी के एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे। जी हाँ जी बिल्कुल, आज स्टार्ट करेंगे अपन ग्रंथियों से। ग्रंथि गुरुजी इंग्लिश में क्या बोलते हैं गुरुजी? ग्लैंड। इंग्लिश में बोलते हैं गुरुजी ग्लैंड। ठीक है, नया चैप्टर अपना ग्लैंड, और ग्रंथि से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपनी ग्रंथियों से हर ग्रंथि के बारे में पूरा निष्कर्ष से निचोड़ निकाल के पढ़ेंगे। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपन ग्लैंड के पार्ट में। ठीक है गुरुजी, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है गुरुजी? ग्रंथियां, सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? तो गुरुजी ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है गुरुजी? 3 प्रकार की होती है। ठीक है जी गुरुजी, कौन कौन सी होती है गुरुजी? एक तो होती है बहिस्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है जी गुरुजी, साथ में लिखते जाइए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। जी हाँ, बिना किसी देरी के। जी गुरुजी, सबसे पहले हमने कौन सी बताई थी गुरुजी? सबसे पहले बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है जी गुरुजी, बहिर्स्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं गुरुजी? एक्सोक्राइन। क्या बोलते हैं गुरुजी? एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं दूसरी ग्रंथि की, तो दूसरी ग्रंथि कौन सी गुरुजी? अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि है गुरुजी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं गुरुजी? एंडोक्राइन। क्या बोलते हैं गुरुजी? एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है जी गुरुजी, एंडोक्राइन ग्लैंड दूसरी हो गई। ठीक है, बात करते हैं तीसरी। तीसरी कौन सी है गुरुजी? तीसरी ग्रंथि होती है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी होती है गुरुजी? मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, यह कौन सी ग्रंथि होती है? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं गुरुजी? मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं गुरुजी? मिक्स ग्लैंड। ठीक है, कितने प्रकार की हो गई गुरुजी? 3 प्रकार की ग्रंथियां हो गई। पहली हो गई एक्सोक्राइन, दूसरी हो गई एंडोक्राइन, और तीसरी हो गई गुरुजी मिक्स ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। ठीक है, ये तीनों प्रकार की हो गई, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रकार से, इनमें क्या क्या होता है। ठीक है जी गुरुजी, दोनों तरीकों से समझेंगे अपन। पहले बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथि की। ठीक है, नाम से पता चलता है बहिस्रावी, ऐसा नहीं कि शरीर से बाहर से ग्रंथियां होती है, ऐसा नहीं है। शरीर के अंदर ही तीनों ग्रंथियां कौन होती है गुरुजी? शरीर के अंदर ही होती है तीनों ग्रंथ। ठीक है जी गुरुजी, तो बात करते हैं बहिस्रावी। बहिस्रावी का मतलब क्या होता है जी गुरुजी? बहिस्रावी का मतलब जैसा नाम से स्पष्ट होता है कि जैसा ही बहिस्रावी मतलब रक्त से संपर्क नहीं, बाहर संपर्क होता है, सीधा बाहर होता है, मतलब रक्त से कोई अटैच नहीं होता है। तो सबसे पहले यही याद रखना, रक्त से अटैच नहीं होता है, नलिकाओं में रहती है। ठीक है, अगर ऐसा उल्टा याद रखो कि नाम से उल्टा अपन को याद रखना है, जैसा कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष है ना, जिसमें जो नाम होता है वो तो दृष्टि जो दोष होता है वो तो दिखाई देता है, जबकि जो दोष नहीं होता है वो दिखाई नहीं देता। सेम एज इट इज वैसा इसमें भी याद रख सकते हो। बहिर्स्रावी मतलब बाहर की ओर नहीं, बाहर की ओर नहीं, वो नलिकाओं के अंदर। और जैसा अंतःस्रावी मतलब जैसा नाम सकते हैं कि नलिकाओं के अंदर या शरीर के अंदर नहीं, यह नलिका विहीन से होती है। ठीक है, जैसा कि बहिर्स्रावी जो नली से होती है, जबकि अंतःस्रावी जो नली में नहीं होती। नाम से होता है कि अंदर मतलब नलिकाओं में नहीं, अपोजिट, नलिकाओं में नहीं, सीधा रक्त में होती है। ठीक है, बात करते हैं इसके मिक्स्ड की, मतलब दोनों मिश्रित रूप से, जिसमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कार्य करती हुई ऐसी ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि जो स्राव करती है,
बहिर्स्रावी ग्रंथि जो स्राव करती है उसको कहते हैं गुरुजी एंजाइम, जबकि अंतःस्रावी जो स्राव करती है उसको क्या कहते हैं गुरुजी हार्मोन। ठीक है, सबसे बड़ा अंतर यही है। ठीक है जी गुरुजी, तो सबसे बड़ा अंतर क्या है गुरुजी, जो स्राव करती है बहिर्स्रावी जो स्राव करती है उस स्राव को क्या बोलते हैं गुरुजी, वो एंजाइम का स्राव करती है। किसका करती है गुरुजी, एंजाइम का, एंजाइम का स्राव करती है। ठीक है जी गुरुजी, और बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, वो किसका स्राव करती है गुरुजी, अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का स्राव करती है। किसका करती है गुरुजी, दोनों का स्राव करती है। कैसे कि मिश्रित ग्रंथि दोनों का, और अंतःस्रावी गुरुजी हार्मोन का स्राव करती है। किसका करती है गुरुजी, हार्मोन का स्राव करती है, जबकि मिश्रित ग्रंथि जो दोनों का स्राव करती है, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन भी उत्पन्न करती है और हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है, ऐसी ग्रंथियां मिश्रित ग्रंथियां कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नलिकाओं में। एंजाइम्स बहिर्स्रावी ग्रंथि जो एंजाइम स्रावित करती है वो क्या करती है गुरुजी, नलिकाओं में करती है। ठीक है, नाम बहिर है जबकि होता अपोजिट है नलिका में। ठीक है, तो किस में गुरुजी, नलिकाओं में, नलिकाओं में स्राव करती है, नलिकाओं में स्राव। ठीक है जी गुरुजी, रक्त से कोई अटैच नहीं होता है, रक्त से कोई मतलब नहीं होता है। जैसा कि आपकी जो कान की ग्रंथियां हैं, ठीक है, जो मोम स्रावित करती है, तो वो कहीं रक्त से कोई रिलेटेड नहीं है, सीधी बाहर की तरफ होती है। आंसू होती है, आंसू में जो हार्मोन्स होते हैं, वो आंसू में जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं या जो भी बाहर से निकलते हैं, आंसू हो गया, आंसू बाहर निकला तो रक्त से अटैच है नहीं गुरुजी, वो भी एक ग्रंथि के द्वारा ही बाहर निकलता है, तो वो भी क्या हो गया है गुरुजी, बहिर्स्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बात करते हैं पसीना, तो पसीना सीधा चमड़ी से बाहर निकलता है, त्वचा से बाहर निकलता है, रक्त से कोई संबंध है नहीं संबंध है गुरुजी, वो कौन सी होगी, बहिर्स्रावी ग्रंथि हो गई। ठीक है जी गुरुजी, नलिकाओं में स्राव करती है। ठीक है, रक्त से कोई मतलब नहीं रहता है, या ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको साथ में कि रक्त से संबंध नहीं या रक्त से अटैच नहीं, रक्त से संपर्क नहीं, रक्त से संपर्क नहीं। ठीक है जी गुरुजी, इसमें रक्त से कोई संपर्क नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के क्या होती है गुरुजी, ये रक्त से संपर्क में रहती है और नलिका में नहीं रहती है। तो नलिकाओं स्राव इसमें लिख दो गुरुजी, नलिकाओं में नहीं स्राव, नलिका में नहीं, सीधे रक्त में स्राव, सीधे रक्त में स्राव। जैसा कि पीयूष ग्रंथि है, वो हार्मोन छोड़ती है अपना, पीयूष ग्रंथि अपना हार्मोन छोड़ती है, सीधा रक्त में छोड़ती है, और रक्त क्या होता है, सारे शरीर में गति करता है, तो जहां पे उसकी जरूरत होती है वहां तक पहुंच जाती है। सारी ग्रंथियों पे नियंत्रण करती है गुरुजी आपकी पीयूष ग्रंथि, वो सारे हार्मोन्स पे जहां पे ग्रंथियां वहां तक पहुंचती है, और हार्मोन्स को उसके हार्मोन के द्वारा सभी ग्लैंड पर अपना आधिपत्य जमाए रखती है। ठीक, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां वो सीधा रक्त, जो अपना हार्मोन है वो सीधा रक्त में छोड़ती है और शरीर के हर जगह तक पहुंचती है। ठीक है, और ये क्या होती है गुरुजी, मिश्रित ग्रंथि जो दोनों में छोड़ती है, नलिकाओं में भी छोड़ती है गुरुजी और रक्त में भी छोड़ती है। ठीक है, जैसा कि रक्त में भी और नलिका में भी, दोनों में ये अपना रक्त जो स्राव है वो छोड़ती है। ठीक है जी गुरुजी, एक बार वापस समझते हैं कि ग्रंथि गुरुजी, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है गुरुजी, ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है गुरुजी, एक तो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है जी गुरुजी, अगर इसका याद रखने का तरीका आप याद रख सकते हो कि अगर जैसा ही हमने दोष में पढ़ा था, जैसे अपने दोष था, एक तो निकटदर्शी दोष, एक दूरदर्शी दोष। जो दोष था वो होता नहीं था और जो होता था वो दिखाई नहीं देता था। ऐसा ही तो था कि जैसे निकटदर्शी दोष, मतलब जो दोष का नाम है निकट, तो मतलब निकट की वस्तु उसको साफ दिखाई देती है, अपोजिट रहता है वैसा का वैसा। इसमें याद रखना है का बहिर्स्रावी मतलब बाहर नहीं, बाहर नहीं, नलिका में स्राव। अंतःस्रावी मतलब अंदर, नलिका में नहीं गुरुजी, नलिका में नहीं, बाहर स्रावित करती है। ठीक है, सीधा रक्त में स्राव करती है, जबकि ये क्या करती है गुरुजी, नलिकाओं में स्राव करती है, रक्त से कोई संबंध नहीं रहता है। जैसा कि पसीना है, रक्त से कोई संबंध नहीं, सीधा बाहर आ गया। जैसे हमारे से जो हमने पेप्सिन वो रेनिन एंजाइम्स था, या फिर HCl से जो वापस अपनी उल्टियां होती थी, वोमिटिंग की क्रिया होती थी, उसमें रक्त से कोई संबंध नहीं होता। अगर वही अगर अंतःस्रावी ग्रंथि होती तो अपनी जो उल्टी होती है, उल्टी के साथ में वहां पे क्या होता गुरुजी, रक्त भी साथ में आता, और इसीलिए वह बहिर्स्रावी और बहिर्स्रावी के साथ में वो रक्त बाहर नहीं आता। ठीक है, जैसे रेनिन में दूध से दही बनता है, तो अपन दूध पीते हैं और दही बाहर निकलता है, वो होता है एंजाइम्स के कारण, और अगर बाहर निकलता है तो वो अगर
अंतःस्रावी ग्रंथि होती वो तो उसमें साथ में उल्टी के साथ में रक्त आता, जबकि बहिर्स्रावी इसीलिए वो रक्त साथ में नहीं आता। ठीक है, आ गई समझ में। अब कहीं कहीं आपको पूछे कि रक्त के जो पेट से अंदर से आती है वोमिटिंग की क्रिया, तो साथ में रक्त क्यों नहीं आता है, तो आप बता सकते हो क्यों नहीं आता गुरुजी, वो बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ठीक है जी गुरुजी। बहिर्स्रावी ग्रंथि की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखना आपको कि बहिर्स्रावी मतलब जो स्राव करती है, वो स्राव क्या करती है गुरुजी, एंजाइम का स्राव। जितने भी ग्रंथियां बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं वो एंजाइम का स्राव करती है, पहली बात तो, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं ये नलिकाओं में स्राव करती है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां सारे के सारे जो एंजाइम्स है वो नलिकाओं में स्रावित करती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि नलिकाओं में नहीं स्रावित करती है। रक्त से कोई संपर्क नहीं रहता है, रक्त से कोई अटैचमेंट नहीं रहता है बहिर्स्रावी ग्रंथि का, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में सीधे रक्त से संबंध रहता है। ठीक है, बात करते हैं मिश्रित ग्लैंड की। मिश्रित ग्लैंड की गुरुजी ये मिक्स्ड ग्लैंड रहती है जो रक्त और नलिकाओं दोनों में अपना स्राव करती है। जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती है और बहिर्स्रावी भी ग्रंथि है। ऐसी ग्रंथियां जो नलिकाओं में भी छोड़ती है, जो हार्मोन भी स्रावित करती है और एंजाइम भी स्राव करती है, वो ग्रंथियां मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, जो अपना हार्मोन नलिकाओं में भी छोड़ती है और रक्त में भी छोड़ती है, ऐसी ग्रंथियां मिश्रित ग्रंथियां कहलाती है। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ जी बिल्कुल ले लिया जी, आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की करते हैं बहिर्स्रावी ग्लैंड की बात। किसकी करते हैं गुरुजी, बहिर्स्रावी ग्रंथि की। बहिर्स्रावी ग्रंथि किसकी करते हैं गुरुजी, बहिर्स्रावी ग्रंथि की। ठीक है जी गुरुजी। अब बहिर्स्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो बहिर्स्रावी ग्रंथि में सबसे पहले बात करने की अपन लेक्राइमल ग्रंथि की। किसकी करते हैं गुरुजी, लेक्राइमल की। लेक्राइमल ग्लैंड या लेक्राइमल ग्रंथि बोल सकते हो। लेक्राइमल ग्रंथि की अपन बात करते हैं। जी हाँ, एक बार नाम से ही नहीं दिख रहा तो एक बार वापस लिखते हैं गुरुजी, लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्लैंड या लेक्राइमल ग्रंथि। ठीक है जी गुरुजी। ये होती कहां है, जी गुरुजी ये होती है अपने जो आंख होती है। ठीक है जी गुरुजी, कहां होती है गुरुजी, जो आंख होती है। हमारे शरीर की जो आंख होती है, आंख में जो लेक्राइमल ग्रंथि कहां होती है गुरुजी, आंख के जो ऊपर होती है, आंख से जो ऊपर की ओर होती है। कौन सी गुरुजी, आंख के ऊपर। जैसा कि अपना आंख के ऊपर से जो मांस टू मांस संरचना दिखाई देती है वो कौन सी ग्रंथि होती है गुरुजी, लेक्राइमल ग्रंथि होती है। कौन सी होती है गुरुजी, लेक्राइमल ग्रंथि होती है, जो आंसू का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है गुरुजी, ये आंसू का निर्माण करती है, आंसू का निर्माण करती है, आंसू का निर्माण करती है। ठीक है जी गुरुजी। कभी कभी बोलते हैं ना, एक कहावत है ना कि मैंने तेरी याद में रक्त के रूप में आंसू बहाए, है ना, वो कहने की बातें हैं, क्योंकि आंसू का रक्त से कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। ठीक है जी गुरुजी। तो ये आप अगर आपको कोई बात एक बात बोले तो आप ये समझा देना कि इसका ये कौन सी ग्रंथि, ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है जिसका रक्त से कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। इतना आप मेरे को पागल मत बनाओ। ठीक है जी गुरुजी। लेक्राइमल ग्रंथि जो आंसू का निर्माण करती है। ठीक है जी गुरुजी। और आंसू का निर्माण कौन सी करती है गुरुजी, लाइसो एंजाइम। वो कौन सा एंजाइम होता है गुरुजी, लाइसो एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है गुरुजी, जो एंजाइम होता है वो लाइसो एंजाइम होता है। ठीक है, लाइसो एंजाइम। ठीक है, आंसू का निर्माण करती है लेक्राइमल ग्रंथि, और जो एंजाइम होता है वो कौन सा गुरुजी, लाइसो एंजाइम होता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं पेंक्टम की। जो आंख के आगे की ओर जो मांस दिखाई देता है, आंख के जहां आगे की ओर तरफ, नाक की तरफ जो मांस सा दिखाई देता है वो कौन सा होता है गुरुजी, वो होता है पेंक्टम। कौन सा होता है गुरुजी, पेंक्टम। जो आगे की ओर दिखाई देता है ये कौन सा होता है गुरुजी, पेंक्टम। जो आगे की ओर मांस रूपी संरचना दिखाई देती है उसे कहते हैं आपुन
पेंगटम कहते हैं। ये इसका क्या कार्य होता है गुरुजी? ये पहले तो जो ऑयल होता है या तेल होता है, तेल का निर्माण या आंसू का स्टोरेज बोल सकते हैं। ये तो करती है पहले आंसू का स्टोरेज। किसका करती है गुरुजी? आंसू का। एक बार लिख लो, आंसू का संग्रह लिख सकते हो आप। संग्रह का संग्रह या स्टोरेज, या स्टोरेज करती है। किसका गुरुजी? आंसू का स्टोरेज करती है। जैसे ही लेक्राइमल ग्रंथि आंसू का निर्माण करते हैं लाइसो एंजाइम के द्वारा, तो वहां से ऊपर से कहां आता है गुरुजी? यहाँ पे पेंगटम में आता है, और पेंगटम से कहां होता है गुरुजी? यहाँ स्टोरेज हो जाता है, और जहां स्टोरेज ज्यादा होता है फिर यहाँ से आंसू निकल जाता है। आपने देखा होगा कभी आंसू कहां से निकलते हैं गुरुजी? यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ऊपर लेक्राइमल से बनते हैं, फिर पेंगटम में आते हैं, और पेंगटम से बाहर निकलते हैं नाक के पास से, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पहले स्टोरेज होता है, जैसे यहाँ स्टोरेज पूरा हो गया फिर बाहर निकल गया। फिर अगर कम यहां से लेक्राइमल से बहुत कम संख्या में आंसू का निर्माण हुआ, यहां पे पहुंचा तो यहीं रह जाता है। कई बार देखा होगा कि आंसू बहुत कम संख्या में होने पर यहीं पे आंख में ही रह जाते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं। अगर स्टोरेज वहां पे जितनी क्षमता है वहां तक रह जाएंगे, और जैसे ही वहां पर स्टोरेज ज्यादा हो जाएगा तो वह बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जैसे स्टोरेज ज्यादा हो गया फिर बाहर निकाल दिए जाती है आंसू को। ठीक है, ये हो गया आपका पेंगटम। अब बात करते हैं जिसे मेमोबियम। कौन सा गुरुजी? मेमोबियम। ये होती है नीचे वाली। कौन सी ग्लैंड होती है गुरुजी? मेमोबियम। मेमोबियम ग्लैंड। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है गुरुजी? इसका कार्य ये होता है, जो ये सबसे पहले तेल का निर्माण करते हैं। किसका करती है गुरुजी? ये तेल का निर्माण करती है, ऑयल का। ठीक है, दिन भर ऑयल का निर्माण करती है। क्यों करती है गुरुजी? एक होती क्या है गुरुजी? आंख के जो नीचे अपन देखते हैं ना, कोई के नीचे जो रेड रेड सी मांस रूपी संरचना होती है, वो कौन सी होती है गुरुजी? मेमोबियम ग्लैंड होती है। ठीक है, तो क्या करती है गुरुजी? ऑयल का निर्माण करती है। गुरुजी ऑयल का निर्माण क्यों करती है? वो इसलिए निर्माण करती है मेरे बच्चे, क्योंकि जो ऑयल का निर्माण होता है उसके बाद जो अपने आंख में जो अपशिष्ट पदार्थ, जो कीड़े मकोड़े या कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ मान लो आप, चाहे कीड़ा मान लो, चाहे कोई भी आप जैसे बाल मान लो, वो अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे मिट्टी के कण या धूल के कण, कोई भी कण आप अगर अंदर आंख के अंदर पहुंच जाते हैं, उनको बाहर निकालने की क्रिया कौन करता है गुरुजी? मेमोबियम ग्लैंड करती है। ठीक है, आप कौन सी करती है गुरुजी? मेमोबियम ग्लैंड करती है, जो तेल की सहायता से बाहर निकालती है। कोई भी कीचड़ मान लो आप, मेमोबियम या जो भी कीचड़ होता है उस कीचड़ को बाहर निकालने की क्रिया उस तेल के द्वारा बाहर निकाला जाता है, और मेमोबियम के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है जी गुरुजी, एक बार वापस देखते हैं। बहिर्स्रावी ग्लैंड। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्लैंड कौन सी होती है गुरुजी? जो एंजाइम का स्राव करती है। और बहिर्स्रावी मतलब बाहर, बाहर नहीं, सीधा रक्त में स्राव करती है। ठीक है, रक्त में स्राव नहीं करती बहिर्स्रावी मतलब नलिका में स्राव करती है, रक्त में स्राव नहीं करती है। ठीक है, नाम से अपोजिट में। बात करते हैं लेक्राइमल ग्रंथि। तो लेक्राइमल ग्रंथि क्या होती है गुरुजी? आंख के ऊपर की ओर स्थित होती है, जिसका काम होता है आंसू का निर्माण करना। और आंसू का निर्माण करने में जो एंजाइम होते हैं वो कौन से एंजाइम काम में आते हैं गुरुजी? लाइसोजाइम एंजाइम आते हैं। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं आंख में जो कोई से आगे नाक की ओर इस साइज में जो मांस रूपी संरचना दिखाई देती है यहाँ पे, वो कौन सी होती है गुरुजी? पेंगटम होती है, जो आंसू का संग्रह करती है। ठीक है, जैसे ही लेक्राइमल ग्रंथि से आंसू का निर्माण हुआ, वहां से सीधे आती है पेंगटम में, और पेंगटम में आने पर यहाँ स्टोरेज रहता है, और स्टोरेज रहने के बाद जहां स्टोरेज पूरा हो जाता है तो बाहर निकाल दिया जाता है आंसू को। ठीक है, और जब तक स्टोरेज पूरा नहीं बढ़ता हुआ यहीं पे रहता है। तभी तो हमने कभी कभी आंखों में आंसू देखे हुए, कभी इमोशनल हो जाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वह स्टोरेज पूर्ण नहीं भरा होता है, वो कम भरा होता है। अगर ज्यादा इमोशनल हो जाओ तो बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो हमें इमोशनल नहीं होना है ना, हमें आपको जो आपका जोश जज्बा है वो बनाए रखना है। हमें इमोशनल तब होना है जब अपन सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सिलेक्शन लेना है अपन को, अपने जो तन में वर्दी पहननी है हमें। ठीक है जी गुरुजी, पेंगटम से जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज पूर्ण होने के पश्चात ही वहां से बाहर निकलता है आंसू। ठीक है, बात करते हैं नीचे, आंख के जो नीचे आपके मांस रूपी संरचना दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं गुरुजी? मेमोबियम कहते हैं, जो ऑयल या तेल रूपी संरचनाओं का या स्राव का जो निर्माण करते हैं, जिससे कीचड़ या अपशिष्ट पदार्थ या कण, धूल के कण, वो बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक है जी गुरुजी, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जी, बिल्कुल, फिर आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ जी गुरुजी, लेक्राइमल ग्लैंड हो गई। ठीक है जी गुरुजी, पेंगटम हो गई और मेमोबियम हो गए, तीन आपकी ग्लैंड हो चुकी है। ठीक है जी गुरुजी, साथ में लिखते जाइए, नोट्स के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगली ओर बात करते हैं, अगली बात करते हैं अपन गुरुजी सेरुमेन की। इसकी बात करते हैं गुरुजी, सेरुमेन की बात करते हैं। सेरुमेन ग्लैंड या सेरुमेन ग्रंथि।
सेरुमेन ग्रंथि कौन सी होती है गुरुजी? सेरुमेन ग्रंथि एक बार बता दीजिए कि सेरुमेन ग्रंथि होती कहां है। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सेरुमेन ग्लैंड है वह कहां होती है। जी हां, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सेरुमेन ग्लैंड। जी हां, सेरुमेन ग्लैंड। जी हां, बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर सेरुमेन ग्लैंड कहां होती है। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। कहां होती है गुरुजी? कान में होती है। ठीक है, कहां होती है गुरुजी? कान में, ईयर में होती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है गुरुजी? कार्य क्या होता है गुरुजी? मोम का निर्माण करना। किसका गुरुजी? मोम का निर्माण करना। मोम क्या होती है? मारवाड़ी भाषा में इसको क्या बोला जाता है? राजस्थानी भाषा में बोली गुरुजी इसको बोलते हैं किटी। ठीक है, बस याद रखने के लिए लिख रहे हैं, आपको याद रखना कि कीटी का निर्माण करते हैं कौन करती है गुरुजी? सेरुमेन। आपको कहीं पूछ ले कि कीटी का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है, आपने अगर साइंस पढ़ी है तो बताइए कि कीटी का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है गुरुजी? सेरुमेन ग्रंथि करती है। ऐसा पूछ लिया जाए कि मोम का निर्माण कौन करती है गुरुजी? सेरुमेन ग्लैंड करती है। कान में मोम का निर्माण कौन करती है गुरुजी? सेरुमेन ग्लैंड करते हैं। किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी गुरुजी, अब बात करते हैं सेरुमेन ग्लैंड। कई बार आपने देखा होगा कि कई इंसान है जो सारे दिन या हर एक दो दिन या डेली आप कान को खुजाते रहते हैं, उस मोम को बाहर निकालते रहते हैं। ये ऐसी ग्लैंड है जिसको आप जितना यूज करोगे वो उतना ही ज्यादा स्राव करेगी, है ना। कईयों के देखे होगा कि जो रोज आपके जो मोम बाहर निकालते हैं, कान से रोज मोम बाहर निकालते हैं या रोज किटी बाहर निकालते हैं, फिर भी उनके रोज आती है। क्यों आती है? ये ऐसी ग्लैंड है जिसको छेड़ो नहीं तब तक काम नहीं करती है, अन्यथा छेड़ ली जाए तो बहुत काम करती है। ये होती है नुगरा सांप की तरह। कैसे? अपन मारवाड़ी वो समझते कि कालंदर सांप है, तो आ कालंदर सांप है, एक बार छेड़ लियो नहीं तो फिर खाया पहली लेर को नहीं छोड़े। आ ग्लैंड है सेरुमेन ग्लैंड, तो इन आपने छेड़नी को नहीं है, जत्ती छेड़छो बत्ती ही ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, क्योंकि जितना छेड़छो बत्तो ही ज्यादा सराव करसी और बत्तो ही अपन मोम ने बाहर निकालना पड़सी, तो जे तो इतनी ज्यादा छेड़ो ही मना। आप भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ही छेड़ा नहीं, छेड़ना है साफ भी करना है ना। तो इनको है ना इतनी छेड़ना है जितना आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, ज्यादा नहीं तो है ना हर 3-4 दिन से एक बार कान साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, रोज की नहीं, क्योंकि रोज अगर इससे आप मोम बाहर निकालोगे तो ये स्राव करना स्टार्ट कर देगी और रोज स्राव करेगी। ठीक है जी गुरु जी, तो ये भी लिख लीजिए एक बार। जी हाँ, मोम। आगे करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की बात गुरुजी। सफेद ग्रंथि, सफेद नहीं सफेद, सफेद हो जाएगी तब तो सफेद हो जाएगी, सफेद नहीं है सफेद, सफेद ग्रंथि। ठीक है जी गुरुजी, सफेद ग्रंथि का क्या कार्य होता है गुरुजी? सफेद ग्रंथि का आपको सबको दिख रहा होगा गिरजी, यहां पे देखो सफेद ग्रंथि ही काम कर रही है। जी हाँ बिल्कुल, सफेद ग्रंथि काम कर रही है, पता लग गया होगा। जी हाँ बिल्कुल, पसीने का कार्य, बिल्कुल आपका राइट आंसर। जी हाँ, सफेद ग्रंथि किसका कार्य करती है गुरुजी? पसीने का। किसका करती है गुरुजी? पसीने का कार्य करती है। ठीक है, पसीने का कार्य कौन करती है गुरुजी? सफेद ग्रंथि करती है। ठीक है, जैसे त्वचा से बाहर निकलता है पसीना, या किसका करती है? पसीने का निर्माण लिख सकते हो आप, नोट्स के रूप में लिखते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सभी के लिए। जी हाँ, किसका करती है गुरुजी? पसीने का निर्माण। त्वचा से जैसे ही पसीना बाहर निकलता है, ठीक है, वो कौन निकालता है गुरुजी? सफेद ग्रंथि निकालती है, पसीने का निर्माण करती है, और पसीने के साथ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। और ये सब जैसे ही पसीना बाहर निकलेगा और पसीने के बाहर निकल से जो कोशिकाएं हैं, त्वचा की जो कोशिकाएं या त्वचा की जो सेल्स है, त्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो साफ हो जाएगी, कोशिकाएं साफ हो जाती है। या जो रंध्र होते हैं, क्या होते हैं गुरुजी? जो कोशिकाओं के रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं, कोशिकाओं के जो रंध्र है वह खुल जाते हैं। जो रंध्र होते हैं, जैसा पसीना आएगा तो पसीने आते ही जो रंध्र है त्वचा के ऊपर वो बाहर निकल जाएंगे, जो साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, यह भी लिख लीजिए एक बार। जी हाँ जी गुरुजी, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ जी गुरुजी, आगे की ओर अगली अपन की जो ग्लैंड होगी कितने नंबर गुरुजी? 6 नंबर की ग्लैंड होगी। और अगली ग्लैंड कौन से पढ़ते हैं गुरुजी? सबेकस। कौन सी पढ़ते हैं गुरुजी? सबेकस। 6 नंबर की ग्लैंड पढ़ते हैं गुरुजी सबेकस, सबेकस ग्लैंड पढ़ते हैं। ठीक है, सबेकस ग्रंथि। ठीक है जी गुरुजी, इसकी बात करते हैं। सबेकस ग्रंथि कौन सी होती है गुरुजी? यह ज्यादातर लड़कियों में ज्यादा स्राव करती है। ठीक है, ये याद रखो। देखे अब बताओ, देखे सबेकस कौन सी होती है? जी हाँ,
और सर्दी में ज्यादा काम करती है, यह भी याद कर लो। मारवाड़ी भाषा में कौन क्या वहां कि सेडली है ना, तो वो कौन सी ग्रंथि के कारण वो उपाधि मिलती है उनको, किसके कारण, सबेकस के कारण। तो सेडली के क्या कारण क्या वहां गुरुजी, सबेकस के कारण अपा सेडली किया करा, सेडली यहाँ कर ले, सेडली मतलब आप जो मारवाड़ी भाषा में उसे सेडा बोलते हैं ना। तो सबेकस ग्रंथि कौन सी होती है गुरुजी, सबेकस ग्रंथि जो तेलीय पदार्थ, ऐसा लिख सकते हो आप कि तेलीय स्राव, तेलीय स्राव करती है, ठीक है। अरे इंग्लैंड से आया हो तो यहां समझ लो कि नागसू, नागसू जो पानी निकला है, भी पानी ने कहीं क्या करा है गुरुजी, सबेकस ग्रंथि तेलीय स्राव करती है। और कहां से निकलता है गुरुजी ये स्राव, गुरुजी नाक से निकलता है। कहां से निकलता है गुरुजी, नाक से निकलता है, ठीक है, नोज से बाहर निकलता है। क्या करता है गुरुजी, सबेकस ग्रंथि के द्वारा जो तेलीय स्राव होता है वो कौन क्या होता है गुरुजी, जो तेलीय स्राव नाक से बाहर निकलता है और सबेकस ग्लैंड है वो इसका निर्माण करती है, ठीक है जी गुरुजी। आया समझ में, बिल्कुल। अब आपको कहीं भी दिखे कि हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि आप अगर किसी का नाक बह रहा हो, ठीक है, नाक से पानी आ रहा हो, तो आपको क्या बोलना है गुरुजी, ये बोलना है कि सबेकस ग्रंथि तेरे काम कर रही है। कौन सी ग्रंथि कर रही है गुरुजी, सबेकस ग्रंथि तेरा काम कर रही है। तो इस सबेकस ग्रंथि को एक बार थोड़ा सा इंडिकेट कर, मतलब कान को, इस आपको कान को है ना, उसको नाक को साफ कर, ठीक है, कान को, सॉरी किसको गुरुजी, जिस नाक को साफ कर, ठीक है, नाक को साफ कर ले, ठीक है जी गुरुजी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं जी गुरुजी। अगली और ग्रंथियों की बात करते हैं गुरुजी, 7 नंबर की गुरुजी, कौन सी है गुरुजी, लार ग्रंथि की। किसकी करते हैं गुरुजी, लार ग्रंथि की। अब लार ग्रंथि की बात करते हैं, तो लार ग्रंथि की जैसा कि हमने कहा था कि बहिर्स्रावी ग्रंथि का रक्त से कोई अटैचमेंट नहीं होता, ठीक है। तो मान लिया कि लार ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि का कोई अटैचमेंट नहीं रहता रक्त से, ठीक है, सीधे ही अपन जो स्रावित रहती है, ठीक है, नलिकाओं में। तो लार ग्रंथि से रिलेटेड हम पूछते हैं, तो लार ग्रंथि कहां होती है गुरुजी, लार ग्रंथियां जो मुख गुहा में स्थित होती है और भोजन को चिपचिपा करती है और भोजन को आगे की ओर फॉरवर्ड करने के लिए काम में आती है और पाचन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है जी गुरुजी। तो जिसमें इसका मेन कार्य या उद्देश्य क्या होता है गुरुजी, लार ग्रंथि का पाचन कार्य होता है। क्या होता है गुरुजी, पाचक एंजाइम या पाचन एंजाइम बोल सकते हो, पाचन एंजाइम का कार्य होता है। इसका कार्य होता है गुरुजी, पाचन एंजाइम का इसका कार्य होता है, ठीक है जी गुरुजी। इतना याद रख लेना। बाकी लार ग्रंथि के बारे में हमने जो पीछे क्लास थी पाचन वाली, उसमें पूरा डिस्कस से पढ़ लिया है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो वहां पे आप जाकर पढ़ लेना, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, इसलिए इतना बताएंगे कि लार ग्रंथि पाचन एंजाइम होती है, ठीक है। उसमें पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है, उसमें पाचन एंजाइम है, जिसमें लार ग्रंथियां जो टॉपिक आया था वहां पे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार से वो अपोजिट होती है, कौन कौन सा 3 प्रकार के जो स्रावित करती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। विशेषताओं के आधार पर जो सारे प्रकार है पूरे बताइए वहां पे। तो वहां पे अगर ज्यादा देखना आपको लार ग्रंथि से या रिलेटेड जो भी, तो वहां पे जाकर देख सकते हो, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं आगे गैस्ट्रिक या जठर ग्रंथि की। किसकी करते हैं गुरुजी, गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिक ग्रंथि या जठर ग्रंथि या जठर ग्रंथि, ठीक है जी गुरुजी। ये क्या करती है जठर ग्रंथि, अपन कहते हैं ना कि पेट में गुड़गुड़ू है, पेट का मैंने गुड़गुड़ गुड़ बोला है ना, वो क्यों बोला है, वो गैस्ट्रिक ग्रंथि के कारण बोला है। कई बार बोला ना कि गैस बन गो शरीर, पेट के अंदर गैस बना है ना, वो किस कारण बना है गुरुजी, वो गैस्ट्रिक ग्रंथि के कारण बना है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्रंथि के कारण अपन उसके पेट में वो क्या बनता जा गुरुजी, अपन गैस बन जाता है वहां पे, ठीक है। बात करते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कौन से करती है गुरुजी, जो जठर रस का स्राव करती है, जो पाचन के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है जी गुरुजी। या पाचक एंजाइम, इसमें ऐसा ही लिख सकते हो कि पाचक एंजाइम होता है जठर रस है, जो यकृत और पित्ताशय से वहां से स्रावित होता है, पाचन एंजाइम तो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जठर ग्रंथि, ठीक है, जो जठर रस का स्राव करती है, ठीक है। अग्नाशय के ऊपर स्थित होते हैं, यहाँ त्रिभुज के आकार की आपकी जो यकृत ग्रंथि और उसके नीचे जस्ट अपोजिट में होती है पित्ताशय ग्रंथि, वहां से पित्त रस का स्राव होता है, ठीक है, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसी में जो जठर ग्रंथि से नीचे जो स्थित होती है जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं गुरुजी, पाचक एंजाइम के अलावा एक रेनिन एंजाइम होता है, कौन सा होता है गुरुजी, रेनिन एंजाइम, ठीक है। पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एक तो रेनिन होता है जिसका कार्य क्या होता है गुरुजी, जो दूध को पचाता है, क्या करता है गुरुजी, दूध को पचाने का कार्य। पाचन एंजाइम कौन कौन से होते हैं गुरुजी, एक तो होता है जो जठर ग्रंथि से रेनिन, जो क्या करता है गुरुजी, दूध को पचाता है,
दूध को पचाता है, ठीक है। एक तो हो गया रेनिन और एक होता है गुरुजी, एक होता है पेप्सिन। कौन सा होता है गुरुजी? एक तो रेनिन हो गया और दूसरा है पेप्सिन। तो पेप्सिन का क्या कार्य होता है? एक तो रेनिन, एक हो गया पेप्सिन, जठरस, ठीक है। इसका क्या कार्य होता है गुरुजी? रेनिन तो दूध का पाचन करता है, जबकि पेप्सिन किसका पाचन करता है गुरुजी? प्रोटीन को पचाता है या प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन या प्रोटीन को पचाता है, ठीक है जी गुरुजी। ये भी याद रखना कि पेप्सिन किसका पाचन करता है गुरुजी? प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन दूध का पाचन करता है या दूध को पचाता है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके आगे 9 नंबर की, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर ग्लैंड की बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों में। वो कौन सी होती है गुरुजी? म्यूकस की। किसकी करते हैं गुरुजी? म्यूकस की। और म्यूकस का क्या कार्य होता है गुरुजी? ये भी म्यूकस का ही निर्माण करता है, म्यूकस निर्माण, ठीक है। ये थी आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब्यकस ग्रंथि मतलब तेलीय पदार्थ को स्राव करती है जो नाक से बहता है, ठीक है। नाक से जो पानी बहता है उसको क्या कहते हैं गुरुजी? सब्यकस ग्रंथि कार्य करती है, और तेलीय स्राव जो होता है उसको बाहर निकालने का कार्य। बात करते हैं जितने भी जो टेलीग्राफ क्यों करती है जी? कई बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे ही बाहर निकलता है, किसके कारण जो गुरुजी? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य भी होता है। लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि कौन सी होती है गुरुजी? जो पाचन का एंजाइम करती है, ठीक है। अपन को कभी छींक आती है ना, तो छींक क्यों आती है गुरुजी? जब नाक में अपशिष्ट पदार्थ चले जाते हैं तब छींक आती है, और छींक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है उस अपशिष्ट पदार्थ को, ठीक है। कई बार एक सा भी पूछा जाता है कि उबासी क्यों आती है? उबासी क्यों आती है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंसान को उबासी क्यों आती है? जी गुरुजी, उबासी इसलिए आती है क्योंकि जब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब उबासी आती है, और आप मुंह फाड़ के जिराफ की तरह मुंह फाड़ते हो और मुंह के द्वारा आप सांस लेते हो, सांस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाता है और ऑक्सीजन की पूर्ति होती है ना, इसलिए आता है, ठीक है। जैसे आप सोते हो तो सोते सोते आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, और आप वहां पे क्या होती है? उबासी आती है, और आप कहते हो कि नहीं अब उबासी आने लग गई, अब तो सोने का मन कर रहा है। बेटा सोने का मन नहीं करता, वहां आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए आपको वहां पे उबासी लेनी पड़ रही है। आप मुंह फाड़ रहे हो जिराफ की तरह और आप सांस ले रहे हो अंदर। ऐसा नहीं है बेटे, वहां पे आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। अगर वहीं पे आप बाहर जाओगे जहां पे ऑक्सीजन की ज्यादा पूर्ति है, अगर वहां पे ऑक्सीजन लोगे तो आपकी वो उबासी बंद हो जाएगी, तब कहां जाएगी आपकी नींद? ये आप प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है जी गुरुजी। अब देखते हैं आज हमने जो जो पढ़ा है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है जी गुरुजी। 5 मिनट में एक बार रिवाइजन कर लेते हैं सभी बच्चे। एक बार कॉपी पेन में साइड में रख लीजिए एक बार, और स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले ग्लैंड की बात करते हैं। किसकी करते हैं गुरुजी? ग्लैंड की बात करते हैं, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था गुरुजी ग्रंथियों से रिलेटेड। ग्रंथि कितने प्रकार की होती है गुरुजी? ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। स्राव में देख लिया, बहिस्रावी ग्रंथि जो एंजाइम का स्राव करती है, अंतःस्रावी हार्मोन का स्राव करती है, और गुरुजी मिश्रित ग्रंथि जो दोनों का स्राव करती है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं बहिस्रावी जो नलिकाओं में स्राव करती है। नाम है बहिर मतलब बाहर, नहीं बाहर नहीं, नलिकाओं के अंदर स्राव करती है। बात करते हैं अंतःस्रावी। अंतःस्रावी मतलब अंदर, अंदर नहीं गुरुजी, नलिका से बाहर स्राव करती है, ठीक है। बात करते हैं रक्त से कोई संपर्क नहीं रहता, रक्त से कोई अटैचमेंट नहीं रहता है बहिस्रावी ग्रंथि का, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, पसीना, पसीना का कोई संबंध नहीं रहता है आपका रक्त से, सीधा बाहर निकलता है। अगर वो संपर्क रहता है यहां से रक्त से तो क्या होता है गुरुजी? पसीने के साथ आपके रक्त भी बाहर निकलता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या रखा है गुरुजी? बहिस्रावी ग्लैंड में रखा गया है, ठीक है जी गुरुजी। अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या कार्य होता है गुरुजी? अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य होता है ये सीधे रक्त में स्राव करती है, ठीक है। नलिका नलिका नहीं होती, सीधे रक्त में स्राव करती है, और जहां पर आवश्यकता होती है वहां तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं गुरुजी ये ग्रंथियां 2 प्रकार की 3 प्रकार की होती क्यों है? अलग अलग क्यों होती है? बेटा ग्रंथियां अलग अलग प्रकार की इसलिए होती है, जैसे शरीर में पसीना बाहर निकलता है, पसीना बाहर निकलना जायज है। जैसे वर्क करोगे आप या गर्मी की जगह बैठोगे तो आप पसीना बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो सर गुरुजी अगर शरीर से बाहर निकलेगा तो शरीर में क्या है? रक्त, रक्त भी बाहर निकलेगा। अगर बाहर निकलेगा पानी निकलेगा या अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेंगे, शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो साफ होगी तो बाहर निकलेगा। तो गुरुजी पानी के साथ में जो बाहर निकलता है, जो लवणीय माध्यम से होता है, जो बाहर निकलता है पसीना, उसके साथ रक्त भी आना चाहिए, है ना। रक्त नहीं आना चाहिए, इसीलिए तो ये अलग अलग प्रकार रखा है।
क्योंकि बहिःस्रावी में रखा है। बहिःस्रावी का मतलब ये रख दिया कि बहिःस्रावी तेरी ग्रंथि का ये कार्य होगा, तू रक्त से कोई अटैचमेंट नहीं रखेगा तो तेरा कार्य वो सबसे बाहर होगा। जैसा पसीना हो गया तो तू केवल पसीने को बाहर निकालेगा, रक्त को नहीं निकालेगा, इसलिए तेरा रक्त से कोई अटैचमेंट नहीं है। सीधा नलिकाओं में स्राव करना है तेरे को। यहाँ पे जो कोशिका है सीधे नलिकाएं इससे बाहर निकलेगा। जैसे नाक हो गया, नाक से जो अभी आपने बताया था सेरेब्रम से वो बाहर निकलता है, सीधे नाक से बाहर निकलता है, उस रक्त से कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। ठीक है, जैसे उल्टी होती है वोमिटिंग की क्रिया होती है, गैसीय पदार्थ बन जाता है, जैसे वहां से पेप्सिन रेनिन से और एच सेल के माध्यम से जो बाहर निकलती है गैस, वो जो वोमिटिंग की क्रिया होती है उसमें रक्त बाहर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? इसीलिए तो अलग अलग इनको रखा है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में। ठीक है, बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि। गुरुजी मिश्रित ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जिसमें दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती है। ऐसी ग्रंथियां जिस जो बहिःस्रावी भी हो और अंतःस्रावी भी ग्रंथियां हो, वो दोनों मिक्स प्रकार की होती है, जो एंजाइम का स्राव भी करती है और हार्मोन का स्राव भी करती है, वो ग्रंथियां मिश्रित ग्रंथियां मिक्स ग्लैंड कहलाती है। ठीक है जी गुरुजी, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना, बहिःस्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव करती है जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर पहले नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी गुरुजी आगे की ओर चलते हैं। बिल्कुल, बात करें बहिःस्रावी ग्रंथि। गुरुजी बहिःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? आज कुछ ग्रंथियां आप पढ़ते हैं। ठीक है, पहली होती है लेक्राइमल ग्रंथि। कौन सी हो गई गुरुजी? लेक्राइमल ग्रंथि हो गई। ठीक है जी गुरुजी, एक बार तो इसे डार्क कर लेते हैं। जी गुरुजी, कौन सी है गुरुजी? लेक्राइमल ग्रंथि। ठीक है, लेक्राइमल ग्रंथि कौन सी हो गई? जो आंख के सबसे ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं। क्या होती है गुरुजी? आंख से। ठीक है जी गुरुजी, आंख के जो ऊपर संरचना पाई जाती है, आंख के जो ऊपर संरचना पाई जाती है वो लेक्राइमल ग्रंथि होती है। ठीक है जी गुरुजी, जो क्या करती है गुरुजी? आंसू का निर्माण करती है। और आंसू का निर्माण कौन करते हैं गुरुजी? लाइसो एंजाइम करते हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि बहिःस्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव करती है और लेक्राइमल ग्रंथि जो आंसू का निर्माण करती है, और वो एंजाइम कौन सा काम आता है गुरुजी? लाइसो एंजाइम काम में आता है। बात करते हैं पेक्टम की। पेक्टम क्या करता है गुरुजी? जो लेक्राइमल ग्रंथि के द्वारा जो आंसू का निर्माण होता है वो कहां आता है गुरुजी? पेक्टम में आता है, जो आंख के कान जो नाक की तरफ होता है, यहाँ पे जो उबार नुमेर संरचना, जो मास रूपी संरचना दिखाई देती है, वो क्या होती है जी? पेक्टम होती है, जो आंसू का संग्रह करती है, स्टोरेज करती है। और लेक्राइमल ग्रंथि जैसे ही आंसू का निर्माण हुआ सीधा पेक्टम में आया, पेक्टम में स्टोरेज हुआ, अगर जैसे स्टोरेज पूरा हुआ आंख से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है जी गुरुजी, जैसे कोई अपशिष्ट पदार्थ होता है वो भी बाहर निकल जाता है, किसके द्वारा? पेक्टम के द्वारा, जो आंसू के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं नीचे, जो नीचे संरचना होती है, आंख के जो नीचे मांस रूपी संरचना दिखाई देती है वो क्या होती है गुरुजी? वो होती है मेमोबियम होती है, जो तेलीय पदार्थ, तेलीय स्राव का या पदार्थों का स्राव करती है। जो कीचड़ या जो भी कंकड़ पत्थर है, जो छोटे छोटे म्याहिन रूप से कणों में या धूल के कण अंदर पहुंच जाते हैं, या जैसे बाल पहुंच जाता है, उसको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है गुरुजी? वो करता है मेमोबियम, जो तेलीय पदार्थ का स्राव करके इन केचड़ या कीचड़ को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है जी गुरुजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। बात करते हैं सेरुमेन ग्लैंड की। किसकी करती है गुरुजी? सेरुमेन ग्लैंड की। जी हाँ, इसका कार्य क्या होता है गुरुजी? मोम का निर्माण करना, और मारवाड़ी भाषा में बोल सकते हैं इसको कि कीटी का निर्माण करना। ठीक है, तो कीटी का निर्माण कौन करता है गुरुजी? सेरुमेन ग्लैंड करती है। और ये हमने बताया कि ये ऐसी ग्लैंड है जिसको अगर आपने एक बार छेड़ दिया तो ये काम करना स्टार्ट कर देगी और रोज फिर आपको मशक्कत करवाएगी। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। हालांकि यह भी नहीं करना है कि आपको कभी इसको हाथ ही नहीं लगाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको काम तो इस पे करना है, पर 2-3 दिन से आपको करना है, रोज इसमें अपन को गोचार नहीं करना है ना। कई बात करते हैं, कई बार अपन जो कोई कक्कड़ पत्थर से डाल देते हैं, कई पेन डाल देते हैं, कभी बार कोई कागज से बनाकर उससे भी निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मोम लगाई हुई, जो रुई लगाई होती है, उसके निपल के उससे ही अपन को बाहर निकालना होता है इसको। ठीक है, उसी से कान को सफाई करना चाहिए, कान से विशेष तौर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर पर्दे फट गए तो फिर उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, इसको ज्यादा छेड़ना नहीं है। आप छेड़ने लग जाओगे तो रोज स्राव करेगी। ठीक है, तो इसको शांत रहने दो, ये नुगरा सांप है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं सफेद ग्लैंड की। तो सफेद ग्लैंड कौन सी होती है गुरुजी? सफेद ग्लैंड वो होती है जो पसीने का निर्माण करती है। ठीक है, किसका? पसीने का निर्माण करती है। ठीक है, कोशिकाएं साफ हो जाती है, जैसा पसीना आएगा कोशिकाएं साफ हो जाएगी, और कोशिकाओं जो ऊपर से जो रंध्र होते हैं वो रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, और पसीना बाहर निकालना चाहिए इंसान को, चाहिए काम करके निकालो, चाहिए कैसे निकालो, पसीना आपको हमेशा निकालना चाहिए, तब तो आप स्वस्थ रहोगे, क्योंकि आप जो अपशिष्ट पदार्थ है वो पसीने के रूप से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं आगे। हमने पढ़ा था गुरुजी सबेकस ग्लैंड, सबेकस ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ा था। और सबेकस ग्रंथि के मतलब जो तेलीय स्राव करते हैं, मतलब जिनका नाक चालू रहता है, हम बोलते हैं, जैसे हमने मारवाड़ी में पहले कहा था कि शेडली है ना, कई बार बोलते हैं ना कि शेडली या शेडो पड़े है ना,
तो सेबेकस ग्रंथि मतलब जो तेलीय पदार्थ का स्राव करती है और नाक से, जिनके नाक बहते हैं ना, तो आप अगर किसी का नाक बहे तो आपको क्या करना है गुरुजी कि वो तेरा सेबेकस ग्रंथि है वो ज्यादा काम कर रही है ना, तो इस पे ध्यान दे। ठीक है, बात करते हैं लार ग्रंथि। तो गुरुजी लार ग्रंथि के बारे में हमने पहले पढ़ा है पाचन वाले में, उसमें अगर ज्यादा पढ़ना है आपको तो वहां पे जाके एक बार क्लास देख लेना जरूर, पूरा लार ग्रंथि के बारे में वहां पे पूरा चैप्टर पढ़ा है। समय के सीमा देखते हुए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, तो लार ग्रंथि क्या कार्य होता है गुरुजी? पाचन एंजाइम का इसका कार्य होता है। बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथि या जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्रंथि का मतलब जो गैस बनाती है शरीर में, गुड़ 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 बोलता है ना, कभी पानी पीते भी गड़बड़ बोलता है ना, किस कारण बोलते हैं? गैस्ट्रिक। कई बार बोलते हैं ना कि पेट में गैस बन गई है ना, पेट में गैस बना है ना, बाकी कारण बना है गुरुजी गैस्ट्रिक ग्रंथि के कारण बने। ठीक है, पाचन एंजाइम ही हुआ है, पाचन को कार्य हुआ है, क्योंकि जठर ग्रंथि हुआ है। जठर ग्रंथि क्या होती है? जो पिता से वो पितरस से यकृत से वहां से पितरस का स्राव होता है और वो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, वो जठर ग्रंथि के साथ में जो दो एंजाइम्स होते हैं कुर्सी, एक तो रेनिन होता है जो दूध का पाचन करता है, एक पेप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, यह भी याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि पेप्सिन किसका पाचन करता है? ऑप्शन में दिया गया था वसा का, प्रोटीन का, दूध का, दही का। तो गुरुजी प्रोटीन का पाचन करता है, या प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करता है गुरुजी? पेप्सिन करता है। और दूध को पचाने का कार्य गुरुजी रेनिन का करता है, मतलब दूध से जो दही बनता है। कई बार देखा होगा अपन क्या करते हैं गुरुजी, दूध पीते हैं और वोमिटिंग के द्वारा दही बाहर निकलता है। क्यों निकलता है गुरुजी? वो रेनिन एंजाइम के द्वारा निकलता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं म्यूकस की, तो म्यूकस का क्या कार्य होता है? म्यूकस ग्लैंड का कार्य गुरुजी म्यूकस का निर्माण करने का होता है। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जी हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। जी गुरुजी, जी हाँ बिल्कुल। अब आशा करते हैं हम सभी स्वस्थ तंदुरुस्त हुए होंगे। जी हाँ, आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण थी। जी हाँ, आपको समझ में आएगी। जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए तो आप नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में, क्योंकि जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपके ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एंजाइम से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, तो मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वालों को एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सीआरपीएफ के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं मेरे दोस्त, तो सीआरपीएफ वाले बंदे भी ध्यान रखिए। आर्मी का भी जो नया बैच है वो सारे का सारा पैटर्न के आधार पर सुबह ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है उनसे रिलेटेड है, तो वो भी बच्चे तैयार रहे। ठीक है, अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो एसएससी जीडी सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे उससे जुड़े, क्योंकि उसमें अपन सुबह जो 7:15 पे क्लास आती है अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज, उसमें सूर्य के क्वेश्चन आपके करंट के क्वेश्चन होते हैं, तो वो लेना ना भूले। उसके बाद आपके जीके भी उसमें ऐड होता है, साइंस भी उसमें ऐड होती है, रीजनिंग भी उसमें ऐड होती है, तो आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो एक कंटेस्ट है, उससे जुड़ना ना भूले। सुबह 7:15 पे डेली लाइव क्लास आती है, उससे जुड़ना कभी ना भूले। ठीक है जी गुरु जी, इसी के साथ आपकी इस क्लास के बीच से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।